हेलो फ्रेंड्स, आज है यार दीपावली और इस दीपावली पर्व की आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे चैनल स्टडी सर्कल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीनकालीन भारत के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना लेट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? फ्रेंड्स, हमारे सामने विकल्प दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3। तो दोस्तों, वह 3 स्रोत है। पहला है प्राचीनकालीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। इन्हीं तीनों स्रोतों से भारत का इतिहास पूर्ण हुआ। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख को एशिया का माइनर कहा जाता है? तो यार फ्रेंड्स, हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। बोगजकोई अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख। तो इनमें हमारा राइट आंसर है बोगजकोई अभिलेख। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 1400 ईस्वी पूर्व इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उस समय 2 जाति थे, हिट्टी और मिट्टानी। उन दोनों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक बहुत सारे साक्ष्य इस अभिलेख से मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक थे? फ्रेंड्स, हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सुलेमान, दूसरा है अल-बरूनी, तीसरा है अल-मसूदी और चौथा है मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से साक्ष्य धर्मनिरपेक्ष साक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं? फ्रेंड्स, हमारा विकल्प है, पहला है स्मृति ग्रंथ, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है अष्टाध्याय। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ग्रंथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी धर्म पर आधारित न होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, किंतु हमारा जो स्मृति ग्रंथ है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, हमारा 5वां प्रश्न जो आता है कि किन साहित्य को आगम कहा गया था? फ्रेंड्स, हमारे विकल्प सामने दिए गए हैं, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर बी, जैन साहित्य। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन जो है कि किस ऐतिहासिक काल में क्वार्टजाइट के औजार बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स, हमारा 4 विकल्प सामने दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही क्वार्टजाइट के औजार बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर स्थान किस नदी के पास स्थित था? तो फ्रेंड्स, हमारे 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, सिंधु, सतलज, मादर और भोगवा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादर नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का रंगपुर स्थान स्थित था। अब फ्रेंड्स, आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न जो है, मोहनजोदारो स्थल में हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, विशाल स्नानागार या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों प्रकार के साक्ष्य मोहनजोदारो स्थल में पाए जाते थे। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। हमारा 9वां प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प जो है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है जलवायु में परिवर्तन, तीसरा है पारिस्थितिक असंतुलन और चौथा है उपरोक्त में से। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्यों का आक्रमण, जलवायु में परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन तीनों के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्राचीनकालीन भारत के वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है प्रश्न नंबर 10वां, किस काल को वैदिक काल कहा जाता था?
तो फ्रेंड्स हमारा विकल्प है, पहला विकल्प है 1500 से 600 ईसा पूर्व, दूसरा है 1600 से 600 ईसा पूर्व, तीसरा है 1400 से 700 ईसा पूर्व और चौथा है 1200 से 800 ईसा पूर्व। तो यार फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को ही वैदिक काल कहा जाता था। फ्रेंड्स हमारा 11वां प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्निन। ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था। दोस्तों अब आते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में पशु चारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था। दोस्तों हमारा 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है उर्वरा, खेल्य, चारागाह और स्त्रोता। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, खेल्य। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में पशु चारण योग्य भूमि को खेल्य कहा जाता था। गाइस अब आते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न जो है, यजुर्वेद का गायन करने वाला कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं यजुर्वेद का गायन करने वाला क्या कहलाता है। हमारे सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है पुरोहित, दूसरा है जायादस्तक, तीसरा है होत्री और चौथा है ये सभी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरोहित। यजुर्वेद का गायन करने वाला पुरोहित कहलाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है, शौनक एवं पिप्लाद किस वेद की शाखा है। तो दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर 1, अथर्ववेद। शौनक एवं पिप्लाद अथर्ववेद की शाखा है। फ्रेंड्स अब देखते हैं प्राचीन भारत के 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आगे है 15वां प्रश्न। हमारा 15वां प्रश्न है, किस तीर्थकर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है, पहला पार्श्वनाथ, दूसरा है अरिष्टनेमि, तीसरा है ऋषभदेव और चौथा है नेमिनाथ अरिष्टनेमि। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वां जो क्वेश्चन है वह है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत कितने आर्य सत्य पर आधारित है। दोस्तों हमारे बीच ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और 6। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 4। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं। फ्रेंड्स भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा ये 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 आर्य सत्य क्या है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया पहला आर्य सत्य है दुख, और दूसरा आर्य सत्य है दोस्तों उस दुख का कारण। गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया तीसरा आर्य सत्य है उस दुख के कारण का निवारण करना, और दोस्तों चौथा आर्य सत्य है उस निवारण का मार्ग ढूंढना। ये 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था। दोस्तों अब आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन में। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। तो दोस्तों हमारा विकल्प दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यार फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। दोस्तों अब आता है हमारा 18वां प्रश्न। हमारा 18वां प्रश्न है, भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स हमारा विकल्प है 9, 10, 11 और 8। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। तो फ्रेंड्स भागवत धर्म में 9 तरह के भक्ति का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन पर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के कितने तीर्थकर हुए। तो फ्रेंड्स हमारा विकल्प दिया गया है 21, 23, 24 और 25। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। तो यार फ्रेंड्स जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थकर हुए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के महाजनपद काल एवं विदेशी आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमारे आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो फ्रेंड्स हमारे सामने 4 विकल्प है, राजगृह, श्रीवस्ती, वाराणसी और चंपा। फ्रेंड्स तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीवस्ती। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है कौटिल्य, विलहन, कलहन और शूद्रक। फ्रेंड्स इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलहन। तो यार दोस्तों राजतरंगिणी के रचनाकार कलहन थे। फ्रेंड्स आते हैं अपने 22वें प्रश्न पे। हमारा 22वां प्रश्न है अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। तो फ्रेंड्स देखते हैं अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, स्वनियंत्रण, दान, दया और संयम। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत स्वनियंत्रण था। दोस्तों चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। हमारा 23वां क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? फ्रेंड्स देखते हैं विकल्प ए है विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है वृहद्रथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 24वां क्वेश्चन है कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए है यूची, बी है हिंदयवन, सी है मगदुनियाई और डी है पहलवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूची। तो फ्रेंड्स कुषाण शासकों को यूची के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे हमारे प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य या मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे हमारा प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स आगे है हमारा 25वां प्रश्न। हमारा 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है? फ्रेंड्स हमारे सामने विकल्प दिया गया है मौर्य, सातवाहन, कुषाण व गुप्त। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है। तो यार फ्रेंड्स चलते हैं अपने 26वें प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो फ्रेंड्स सामने जो चित्र दिखाई दे रही है उसमें एक भारतीय शासक पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने ऑप्शन रखा है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अब फ्रेंड्स आगे हमारा 27वां प्रश्न। हमारा 27वां प्रश्न है बिना बैगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? फ्रेंड्स हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक प्रथम और डी है रुद्रदमन। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदमन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन झील का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में जाके इस सुदर्शन झील की मरम्मत पहली बार रुद्रदमन ने करवाया। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ किन 2 शहरों के बीच में था? तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है उज्जैन से मथुरा, पुरुषपुर से मथुरा, मथुरा से तक्षशिला, पुरुषपुर से तक्षशिला। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा से तक्षशिला। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं प्राचीन भारत के संगम काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आगे है हमारा 29वां प्रश्न। हमारा 29वां प्रश्न है दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? फ्रेंड्स तो हमारे पास 4 ऑप्शन है मछली, मंडप, धनुष, तलवार। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। अब आते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न में। 30वां प्रश्न है प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यार फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन दिया गया है ए, करिकाल, बी, विजयपाल, सी, राजेंद्र प्रथम, डी, कुलोत्तुंग। तो यार फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करिकाल। तो फ्रेंड्स जब 9वीं शताब्दी में चोल वंश अंधकार में चली गई थी तब इसका पुनरुत्थान विजयलाल ने करवाया था। दोस्तों आगे देखते हैं प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आगे है हमारा 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। तो यार फ्रेंड हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। फ्रेंड्स चलते हैं आगे है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न जो है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था?
तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है द्वितीय शताब्दी, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ और ऑप्शन डी है 7वीं शताब्दी। तो फ्रेंड्स हमारे लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी। तो फ्रेंड मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो यार फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।